गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। विभिन्न प्रकार के नदियों और झीलों की एक नई वीडियो सीरीज लेकर आए थे, जिसमें से मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र के विषय में बता दिया था, जो मानसरोवर झील के पास से निकल करके आगे भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और फिर श्रीनगर से आगे चलकर वो पाकिस्तान में जाकर के फिर अरब सागर में गिर जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और आगे बहते हुए ये तिब्बत, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। इस तिब्बत से होते हुए ये यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश के पास और अरुणाचल प्रदेश में यू आकृति बना करके ये अरुणाचल प्रदेश में इन कर जाती है। अब इसके यू आकृति बनाने का भी एक कारण है कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, जिस पर्वत का नाम है नामचा पर्वत, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। तो नामचा पर्वत आ जाने के चलते, जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है, तो ये जो पहाड़ है, ये जो कह सकते हैं पर्वत है, पहाड़, ये चोटी कह सकते हैं, इसके आने के चलते क्या होता है, ये नदी आगे नहीं बह पाती है और ये मुड़ जाती है और यहाँ पर एक गार्ज बना करके ये किस में इन कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में इन कर जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी के यू लेटर की तरह दिख रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में यू आकृति बना करके प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नदी असम में आ जाती है और असम के बाद बांग्लादेश में इन करती है और बांग्लादेश के बाद ये सीधे समुद्र बंगाल की खाड़ी में आकर के विलीन हो जाती है। इस प्रकार से ये जो नदी है इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। इसी के विषय में हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए, विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं, झीलें हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे, जो 9th के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम इसमें अपवाह दिया गया। ओके, तो जिसे ज्योग्राफी में क्या बोला गया, अपवाह बोला गया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। अब इसके अलग अलग नाम को समझिए। देखिए, तिब्बत में इस नदी को हम सांगपो के नाम से जानते हैं और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में इन करती है तो हम इसे दिहांग कहते हैं। और इसमें अलग अलग सहायक नदियां यहाँ पर मिलती है, जैसे कि दिबांग, लोहित, केनूला। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर तीस्ता नदी मिलती है और फिर यहाँ पर तीस्ता नदी मिलती है, ठीक है, बांग्लादेश से निकलती है, बंगाल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है और वो आकर के तीस्ता नदी भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। वैसे ये बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। ओके, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जब ढेर सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ मिल जाती है, तब वो आगे असम में पहुँच जाती है और असम में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम के क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में इन करती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। यमुना नहीं, जमुना, जामुन जो खाते हैं वो वाला जमुना, और आगे चल के यह बांग्लादेश में निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हम लिख देते हैं, यहाँ पर तिब्बत में इसे बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग, और असम में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब ये बांग्लादेश में इन करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। लेकिन इस पूरे नदी को हम एक ही नाम से जानते हैं और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब दो चीज़ आप याद रखिएगा, तिब्बत का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा सूखा है और जबकि अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही भारत में इन करती है तो एक भारी वर्षा वाला क्षेत्र में इन कर जाता है। आपको बता देते हैं कि असम के क्षेत्र में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मानसीराम। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक भारी वर्षा वाला क्षेत्र में पहुँच जाता है, इसीलिए आपको तिब्बत के क्षेत्र में इसमें पानी कम देखने को मिलेगा और जबकि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसमें पानी अधिक देखने मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है नामचा बरबा की हाइट 7,757 मीटर है। अगर आप इस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई सिंधु से अधिक है। सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर, 2,900 किलोमीटर था, जबकि इसकी लंबाई उससे भी अधिक है। लेकिन अगर आप बात करें, लगभग हम इसे 29 किलोमीटर मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई कितनी है, 2,900 किलोमीटर है, मान लेते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसका अधिकतर भाग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अधिकतर भाग आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा और इसका कुछ भाग आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा, जबकि भारत में इसकी लंबाई बहुत ही कम है। अगर आप हमसे पूछिएगा भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो भारत में मात्र 916 किलोमीटर जो है वो भारत में मौजूद है। अगर ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है तो उसमें से 916 किलोमीटर केवल भारत में है और बाकी कहाँ पर है, या तो वो तिब्बत में मौजूद है या तो वो बांग्लादेश में मौजूद है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के विषय में देखते हैं।
तो देखिए इसकी अलग अलग सहायक नदियां सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और एक इसकी तीस्ता बरम जो सहायक नदी है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से निकलती है। तो इसकी अलग अलग सहायक नदियों का नाम हम लिख देते हैं। अब देखिए इसकी अलग अलग सहायक नदियां, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया इस क्षेत्र में कम ही इसकी सहायक नदियां बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक शुष्क क्षेत्र है, शुष्क और शीत क्षेत्र है। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में इन करता है तो अरुणाचल प्रदेश एक बहुत भारी वर्षा वाला क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे क्षेत्र जो आता है वो वर्षा वाला क्षेत्र आता है। तो इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है। देखिए जल की मात्रा जब अधिक होगी तो सिल्ट की मात्रा भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिसका आगे हम बताएंगे। फिलहाल हम बताते हैं, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में इन करता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें दिबांग, लोहित, कैनुला और आगे चल के यहाँ पर से तीस्ता नदी मिलती है। तो अगर ये मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, तो इधर से जो नदी मिलेगी उसका नाम है लोहित, और इधर से जो नाम मिलेगी उसका नाम दिबांग, दिबांग लोहित, दिबांग लोहित। और ये कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दिबांग और ये लोहित यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इधर से आएगा दिबांग और इधर से आएगा लोहित, और ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। और आगे चल के इसमें कैनुला मिलेगा, और यहाँ से इसमें जाकर के मिलेगा तीस्ता नदी। तीस्ता लिखने भूल गए तो तीस्ता लिख देते हैं। तो तीस्ता नदी भी इसमें क्या होती है? आकर के मिल जाती है। और इस प्रकार से जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से आगे आता है तो देखिए तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसका दिहांग नाम है। देखिए इसका नाम दिहांग है और इसकी सहायक नदी दिबांग है। तो दोनों हम एक साथ इसलिए लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सहायक नदी है दिबांग, और इसका जो ओरिजिनल अरुणाचल प्रदेश में नाम है उसका नाम है दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश से असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और फिर आगे चलता है तो इसको जमुना बोला जाता है। किसमें? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। तो इस तरह से ये नदी यहाँ से यहाँ आकर के मिलती है। अब देखिए यहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी, और गंगा नदी होते हुए इस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में इन करती है, और वो भी जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से गंगा भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और इस समय जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिल करके एक नए नदी का निर्माण करता है तो उस नदी का नाम मेघना हो जाता है। इसलिए इस नदी का बहुत सारा नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। तिब्बत में सांगपो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसमें सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से इन करता है? नामचा बरबा पर्वत से बहुत ही सुंदर गार्ज बना करके इन करता है। और कौन सी आकृति बनाती है? यू आकृति बना करके इन करती है। और आगे असम में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, और जब इसमें गंगा नदी मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। ब्रह्मपुत्र का नाम मेघना हो जाता है, लेकिन इस पूरे नदी को हम सिर्फ एक ही नाम से पुकारते हैं और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है कि सांगपो यहाँ पर जो क्षेत्र है इसमें गार्ज सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसे गाद कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक होती है। इस क्षेत्र में यह बाढ़ का निर्माण नहीं करता, बल्कि इस क्षेत्र में यह बाढ़ का निर्माण करता है, और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी नदीय द्वीप का निर्माण करता है, और वह भी इस क्षेत्र में। और इसकी अलग अलग वितरिकाएं कैसे बनती है उन सभी चीज़ों को समझते हैं। अब आइए एक सब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करते हैं। कहता है कि तिब्बत के क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी उसमें जल की मात्रा कम पाई जाती है और वो सिल्ट का निर्माण बहुत ही कम करता है। सिल्ट होता क्या है? देखिए सिल्ट का मतलब होता है नदी द्वारा बहाया गया मलबा। जब नदी का बहाव तेज होता है तो मिट्टी को काट लेता है और उस मिट्टी को अपने साथ बहा लेता है, और उसी मिट्टी या कंकड़ जिसको भी बहाता है उसी को सिल्ट, गाद जो भी कह सकते हैं उसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो उस मिट्टी को बहा करके जो लिखता है उसी को क्या बोलते हैं? सिल्ट। अब पानी नहीं है और बहाव ही तेज नहीं है तो सिल्ट का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। कारण क्या है? तिब्बत एक शुष्क क्षेत्र है। देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ओके, और जितने भी जो मानसून आती है वो या फिर वर्षा लाने वाले बादल वो क्या करता है? इस हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराता है और वर्षा को इस ओर ही कर देता है और उस तरफ नहीं जाता है, और तिब्बत हिमालय पर्वत के उस तरफ है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ तिब्बत एक पठारी क्षेत्र है और पठार का क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसके चलते ये शुष्क एवं शीत वाला क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के क्षेत्र में कम पानी पाया जाता है, और साथ ही साथ जल सिल्ट की मात्रा भी क्या होती है? तो यहाँ पर तिब्बत में कम है तो इसका एरो क्या कर दिए? डाउन कर दिए। जबकि भारत में जैसे ही पहुँचता है तो ये क्या होता है? एक उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पहुँच जाता है। उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है ये जो उत्तर पूर्वी भारत है,
ये बहुत ही उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा होगा तो पानी भी क्या होगा, अधिक होगा, और पानी जब अधिक होगा बहाव तेज होगा, गाद या सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत में इन दोनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जल भी अधिक होता है और सिल्ट भी क्या होता है, अधिक होता है। परंतु जो सिल्ट है उसे ज़्यादा दूर तक वो बहा नहीं पाता है और आगे कहीं जा करके छोड़ देता है, और छोड़ने के चलते क्या होता है, वो एक नदीय द्वीप का निर्माण कर देता है। यानी जो जल है वो अगर किसी चीज़ को बहा रहा है और बीच में ही छोड़ देता है तो वो क्या करता है, अलग अलग दूसरा रास्ता छोड़ देता है। यानी ये इस रास्ते को छोड़ करके वो किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता है, और इसी तरह से करते करते वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। तो जब एक नदी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है तो उन विभिन्न धाराओं को हम वितरिका कहते हैं, और उनके बीच के स्थान को हम नदीय द्वीप कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे नदीय द्वीप का भी निर्माण करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती है। कहाँ पर बटती है, असम में, और असम में ही नदीय द्वीप का निर्माण करती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन क्षेत्रों में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही अधिक बाढ़ लाता है, और बाढ़ लाने का कारण क्या है कि वर्षा ऋतु में ये जो नदी है इसमें पानी बहुत अधिक भर जाता है, और इसलिए जहाँ तक ये बहता है उससे भी अधिक दूर तक बहने लगता है, जिससे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, और इस तरह से इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत के उत्तर पूर्वी भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन करता है, तो उसका कारण होगा केवल ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। तो हमने समझ लिया ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में, इसके अलग अलग नाम के विषय में, और तिब्बत के क्षेत्र में यह शुष्क क्यों है और भारत के क्षेत्र में अधिक जल क्यों है, किस प्रकार से नदीय द्वीप का निर्माण करता है और अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और इसे अलग अलग क्षेत्रों में नाम बता चुके हैं। ये बाढ़ क्यों लाता है और किस तरह से ये जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में, जिसमें मैंने आपको इसकी लंबाई के विषय में बताया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।